गाइस, ये सेकंड पार्ट है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी का। इसमें हम देखेंगे हाउ कंपनी ऑफिशियल बिकेम नबूब्स। नबूब्स क्या होता है? नबूब्स है इंग्लिश टर्म ऑफ नवाब। तो कंपनी ऑफिशियल वो नबूब्स कब बने और कैसे बने हम देखते हैं। What did it mean to be a Nawab? It means, of course, that the company acquired more power and authority, but it also means something else. Each company servant began to have vision of living like Nawab. कंपनी ने जैसे ज़्यादा पावर और अथॉरिटी एक्वायर की तो कंपनी के सर्वेंट को भी लगा कि उन्होंने जो है नवाब जैसा जीना चाहिए। After the Battle of Plassey, the actual Nawab of Bengal were forced to give land and a vast sum of money as a personal gift to company official. बैटल ऑफ प्लासी के बाद में बंगाल के नवाब को मजबूर किया गया कि वो बहुत सारी ज़मीन और बहुत सारा पैसा कंपनी के ऑफिशियल को पर्सनल गिफ्ट करके दें। ठीक है, तो इससे जो है जो कंपनी के ऑफिशियल के पास में अच्छा खासा पैसा आ गया। रॉबर्ट क्लाइव हिमसेल्फ अमेज द फॉर्च्यून इन इंडिया। जब रॉबर्ट क्लाइव मद्रास में आए थे तो उनकी एज थी 18 ईयर्स और वो एक सिर्फ क्लर्क के मामूली क्लर्क के पोस्ट पे थे। लेकिन वहाँ पे जब फ्रेंच के साथ में उनका युद्ध हुआ तो उन्होंने बहुत अच्छी स्किल्स बताई तो उनका प्रमोशन होते गया। जब वो 1767 में इंडिया से गए तो उनका फॉर्च्यून था करीबन 4 लाख यूरो और ये बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी उस टाइम पे। इंटरेस्टिंगली ही वॉज अपॉइंटेड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो उनको 1764 में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया और उन्हें कहा गया कि करप्शन रोकने के लिए कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन में, लेकिन वो खुद ही करप्टेड थे। उनको क्रॉस एग्जाम करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1772 में उनके ऊपर केस चलाया, लेकिन उसमें वो निर्दोष पाए गए। 1774 में यानी 2 साल के बाद में केस के बाद में उन्होंने सुसाइड कर लिया। However, not all company officials succeeded in making money like Clive. तो क्लाइव के जैसा सभी कंपनी के ऑफिशियल पैसा बनाने में कामयाब नहीं होते थे। कुछ लोगों की जो मृत्यु है जल्दी हो जाया करती थी बीमारी के कारण या युद्ध में। और हम यहाँ पे सबको जो है करप्टेड या डिसऑनेस्ट नहीं कह सकते। कुछ जो है हम्बल बैकग्राउंड से भी आते थे और उनका जो अपर मोस्ट डिज़ायर क्या था कि अच्छा खासा यहाँ से पैसा कमाए, इंडिया से इनफ पैसा कमाए कि जो अपने अच्छा पैसा कमाए कि ब्रिटेन में जाके वो कंफर्टेबली रह सकें। दोस्त हु मैनेज टू रिटर्न विद द वेल्थ लीड फ्लैशी लाइफ एंड फ्रॉन्टेड देयर रिचनेस। जो अच्छा पैसा लेके जाते थे तो बहुत आराम से ज़िंदगी जो बिताते थे और बहुत दिखावा भी करते थे। दे वेयर कॉल्ड नबूब्स और उन्हें कहा जाता था नबूब्स। दिस इज एन इंग्लिस्टिक वर्जन ऑफ द इंडियन वर्ड नवाब। ये नवाब का जो है एक इंग्लिश वर्जन है। देयर वॉज ऑफन सीन एज अपस्टेयर एंड सोशल क्लाइंबर। तो उन्हें अपस्टेयर कहा जाता था, तो यानी उनको घमंडी देखा जाता था, और सोशल क्लाइंबर उन्हें देखा जाता था ब्रिटिश सोसाइटी में। एंड वेयर रेडिकुलेट ऑफ और मेड फन ऑफ इन प्ले एंड कार्टून। तो प्लेस में और कार्टून में जो है उनका मजाक बनाया जाता था, उनकी बेइज्जती की जाती थी। कंपनी रूल एक्सपांडेड। तो कंपनी का रूल एक्सपांड कैसे हुआ देखेंगे। इफ़ यू एनालाइज द प्रोसेस ऑफ एनेक्सेशन, तो एनेक्सेशन क्या होता है? तो फोर्सफुली अगर किसी कोई दूसरे लैंड को या कोई किंगडम को कैप्चर किया तो उसको एनेक्सेशन कहते हैं। इफ़ यू एनालिसिस द प्रोसेस ऑफ एनेक्सेशन ऑफ इंडियन स्टेट बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम 1757 टू 1857, तो ये 100 साल में हम देखते हैं तो उसमें कुछ जो है की एस्पेक्ट है। कंपनी रियली लॉन्च अ डायरेक्ट मिलिट्री अटैक ऑन अननोन टेरिटरी। तो अननोन टेरिटरी पे कंपनी जो है बहुत कम डायरेक्ट जो है अटैक करती थी। इंस्टेड कंपनी यूज वेराइटी ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड डिप्लोमेटिक मेथड टू एक्सटेंड इट्स इन्फ्लुएंस बिफोर एनेक्सिंग एन इंडियन किंगडम। तो इंडियन किंगडम को एनेक्स करने के पहले वो पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और डिप्लोमेटिक जो है तरीके से वो किंगडम को इन्फ्लुएंस करती थी। पॉलिटिकली कैसे? मान लीजिए अगर एक राजा की डेथ हो गई, उसके 2 बेटे हैं, उन दोनों बेटों को है किंग बनना, तो ब्रिटिश जो है उस टाइम पे एक बेटे को सपोर्ट करेंगे किंग बनने के लिए, तो पॉलिटिकली है। इकोनॉमिकली कहीं अगर क्राइसिस चल रहा है तो वहाँ पे वो उनके इकोनॉमिकली मदद करेंगे और फिर बाद में जो है उनको खुद के ऊपर डिपेंडेंट बना देंगे। डिप्लोमेटिकली जैसे फर्स्ट जो है मराठा वॉर हुआ था
एंग्लो मराठा वॉर हुआ था तो 7 साल चला था। तो ब्रिटिश जो है उसमें बहुत ज़्यादा कर्ज में डूब चुके थे। तो ब्रिटिश ने वहाँ पे शार्प जो है डिप्लोमेटिक तरीका अपनाया और उन्होंने कहा कि जैसा है वैसा रहने देते हैं और हम जो है यूज से बाहर आते हैं। तो उसका कोई रिजल्ट नहीं हुआ। बहुत डिप्लोमेटिकली शार्प तरीके से जो है ब्रिटिश वहाँ पे खेल गए। आफ्टर बैटल ऑफ बुक्सार कंपनी अपॉइंटेड रेसिडेंट इन इंडियन स्टेट। तो बैटल ऑफ बुक्सार कब हुआ था? 1764 में। किसके बीच में हुआ था? 3 कंबाइंड पावर और ब्रिटिश के बीच में। ब्रिटिश को कौन जो है लीड करा था? मुनरो। और कौन 3 पावर थी? नवाब ऑफ बंगाल, नवाब ऑफ अवध और मुगल एम्परर। मुगल एम्परर शाह आलम, नवाब ऑफ अवध शाह शौजा, नवाब ऑफ बंगाल मीर कासिम। ठीक है। देयर वेर अ पॉलिटिकल और कमर्शियल एजेंट एंड देयर जॉब वॉज टू सर्व एंड फर्दर द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी। ये एजेंट हुआ करते थे, तो सॉरी ये रेसिडेंट जो हुआ करते थे तो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के एजेंट हुआ करते थे। दो द रेसिडेंट द कंपनी ऑफिशियल बिगेन इंटरफेयरिंग इन द इंटरनल अफेयर ऑफ इंडियन स्टेट। तो इस रेसिडेंट के जो जरिए कंपनी इंडियन स्टेट के इंटरनल अफेयर में जो है इंटरफेयर किया करती थी। दे ट्राई टू डिसाइड हु वॉज टू बी सक्सीडेड टू द थ्रोन एंड हु वॉज टू बी अपॉइंटेड इन एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट। तो इस रेसिडेंट के जो है इंटरफेरेंस से ये कंपनी डिसाइड करती थी कि राजा को सक्सीड कौन करेगा थ्रोन पे, राजा के बाद में कौन राजा बनेगा, या बड़े पोस्ट पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे किसे अपॉइंट किया जाए। समटाइम द कंपनी फोर्स द स्टेट इन अ सब्सिडरी अलायंस। कभी कभी कंपनी जो है सब्सिडरी अलायंस के लिए भी उस किंगडम को जो है फोर्स किया करती थी। सब्सिडरी अलायंस क्या होता है? सब्सिडरी अलायंस में पहला रूल है कि उस राजा की जो है खुद की आर्मी नहीं होगी, उसको आर्मी प्रोवाइड करेंगे ब्रिटिश, लेकिन उसका उन्हें पैसा देना पड़ेगा ब्रिटिश को। दूसरी जो है राजा कोई भी जो है ये यूरोपियन फॉरेन पावर से अदर दैन जो है ब्रिटिश से रिलेशन नहीं रख सकता बिना ब्रिटिश के पूछे। ये दूसरा हो गया। तीसरा था जो ब्रिटिश है तो इंटरनल अफेयर में राजा के इंटरफेयर नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता था। ये जो है रेसिडेंट के थ्रू वो इंटरनल अफेयर में हमेशा इंटरफेयर करते थे। अगर कोई राजा ये सब्सिडरी अलायंस का सब्सिडरी फोर्स का पैसा देने में अगर विफल होते थे, फेल होते थे, तो उनके कुछ पार्ट ऑफ टेरिटरी जो है वो एज ए पेनल्टी ले ली जाती थी। तो सब्सिडरी अलायंस का जो आर्किटेक्ट थे तो थे रिचर्ड वेलेस्ले। सब्सिडरी अलायंस के आर्किटेक्ट थे रिचर्ड वेलेस्ले। तो वेलेस्ले ने जो नवाब ऑफ अवध जो सब्सिडरी फोर्स का पैसा नहीं दे पाए तो उनकी आधी टेरिटरी ले ली थी। हैदराबाद के भी नवाब की कुछ टेरिटरी ले ली थी। व्हाट पावर डिड द रेसिडेंट हैव? तो जेम्स मिल, जिनके बारे में हमने पहले पढ़ा था, इंडियन हिस्ट्री को जिसने डिवाइड किया था हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश पीरियड्स में, मिल लिखते हैं कि ब्रिटिश रेसिडेंट थे तो रियली किंग हुआ करते थे उस राज्य के जहाँ पे वो रहते थे। और उन्होंने कहा कि जब तक कि ब्रिटिश रेसिडेंट और राजा में सहमति होती थी कोई भी टॉपिक को लेके तब तक ये ठीक था। ब्रिटिश रेसिडेंट जो है कुछ वहाँ पे जो है उनके इंटरनल मैटर में बोला नहीं करते थे, लेकिन अगर कुछ चीज़ें अगर ब्रिटिश रेसिडेंट को पसंद नहीं आई तो राजा और ब्रिटिश रेसिडेंट के बीच में क्लैशेस और डिस्टर्बेंस होता था। Now we are going to see Tipu Sultan, the Tiger of Mysore. The company resorted to direct military confrontation when it saw a threat to its political and economical interests. This can be illustrated with the case of the southern Indian state of Mysore. तो कंपनी जो है डायरेक्ट हमला तभी करती थी जब उसे लगता था कि उसके पॉलिटिकल या इकोनॉमिकल इंटरेस्ट को खतरा है। तो ऐसा उसे कहाँ पे लगा कंपनी को? सदर्न इंडियन स्टेट मैसूर में। मैसूर हैड ग्रोन टू स्ट्रेंथ अंडर द लीडरशिप ऑफ पावरफुल लीडर जो थे उनके हैदर अली। तो हैदर अली एक मामूली सैनिक हुआ करते थे वुडियार डायनेस्टी में। वुडियार जो डायनेस्टिक का जो राज था तो वहाँ पे एक मामूली सैनिक थे, तो उन्होंने अपनी कैपेबिलिटी से जो है वहाँ के गवर्नर बने, फिर बाद में उन्होंने पावर कैप्चर कर लिया, खुद राजा बन गए। हैदर अली को सक्सीड किया उनके बेटे ने टीपू सुल्तान ने। तो हैदर अली जो है रूल्ड मैसूर फ्रॉम 1761 टू 1782 and his famous son Tipu Sultan ruled from 1782 to 1799. ठीक है। मैसूर कंट्रोल द प्रॉफिटेबल ट्रेड ऑफ द मालबार कोस्ट।
आप देखोगे तो मालबर जो इसके मैसूर के बाजू से जो है सी लगती है, थोड़े से बाजू से, तो उसे मालबर कोस्ट कहा जाता है। वेयर द कंपनी परचेज पीपर एंड कार्डिमम, जहाँ से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदा करती थी। इन 1785 टीपू सुल्तान स्टॉप द एक्सपोर्ट ऑफ सैंडलवुड यानी चंदन, पीपर, कार्डिमम थ्रू द पोर्ट ऑफ हिज किंगडम एंड दिस आर लोकल मर्चेंट फ्रॉम ट्रेडिंग विद द कंपनी। तो टीपू सुल्तान ने जो है वहाँ से एक्सपोर्ट करने के लिए मनाही कर दी और कहा लोकल मर्चेंट को कि आपने जो ब्रिटिश के साथ में कोई भी ट्रेड नहीं करना। ही वॉज ऑल्सो स्टैब्लिश अ क्लोज रिलेशन विथ फ्रेंच। तो टीपू सुल्तान के बहुत अच्छे रिलेशन जो थे फ्रेंच के साथ में थे और उन्होंने अपनी आर्मी को भी मॉडर्नाइज किया फ्रेंच के हेल्प से, फ्रेंच स्टाइल में। तो ब्रिटिश को क्या लगा, यहाँ पे खतरा लगा, क्योंकि उनके 4 कॉम्पिटिटर थे, 3 कॉम्पिटिटर थे, डच, फ्रेंच और पोर्टुगीज। तो अगर फ्रेंच का यहाँ पे इन्फ्लुएंस है तो इनके जो है इंटरेस्ट को खतरा था, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल इंटरेस्ट को। इसलिए ब्रिटिश वेर फ्यूरियस, दे सॉ हैदर एंड टीपू एम्बिशियस, एरोगेंट एंड डेंजरस, और उन्हें लगा कि अब इन्हें कंट्रोल या क्रश करना पड़ेगा या हराना पड़ेगा। 4 वार वेर फॉट विथ मैसूर। तो ब्रिटिश ने जो है 4 वार किए मैसूर के साथ में। पहला हुआ 1767 to 69। तो इसमें जो है हैदर अली लड़ते लड़ते मद्रास तक के पहुंच गए, तो उन्होंने काफ़ी ब्रिटिश का जो है टेरिटरी साउथ की जीत ली थी। तो यहाँ पे ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन हुआ, इसमें हैदर अली विजय है। सेकंड बैटल हुआ 1780 से 1784 तक के। ये वार में जो है कोई भी निर्णय नहीं लगा, दोनों भी यानी पार्टीज में टाई हो गया। और इसी वार के बीच में 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई। और ये मृत्यु जो है युद्ध के कारण नहीं हुई, एक नेचुरल डेथ थी। उनको सक्सीड किया उनके बेटे ने, टीपू सुल्तान ने। थर्ड बैटल हुआ 1790 to 1792। यहाँ पे जो है टीपू सुल्तान को हार का सामना करना पड़ा और ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम जो है साइन हुई। इस ट्रीटी में था कि टीपू सुल्तान को अपनी आधी टेरिटरी ब्रिटिश को देना है और साथ साथ 3 करोड़ रुपए भी देना है। टीपू सुल्तान ने जो है 1 करोड़ रुपए दिए, 2 करोड़ उन्होंने वादा किया कि हम आपको बाद में दे देंगे। तो ब्रिटिश ने हॉस्टेज करके उनके बेटों को रख लिया था। जब टीपू सुल्तान ने बाकी के पैसे दिए तभी ब्रिटिश ने जो है उनके बेटों को वापस किया। तो टीपू सुल्तान को ये ह्यूमिलेटिंग लगा। पहली बात, उनकी टेरिटरी आधी उनसे ले ली गई, दूसरी बात कि पैसे भी देने पड़े उनको। तो इसके लिए जो 4th वार हुआ 1799 में, 1799 में 4th वार में टीपू सुल्तान जो है अपने टेरिटरी को बचाते बचाते डेड हो गए, शहीद हो गए। ओनली इन द लास्ट बैटल ऑफ श्रीरंगापट्टनम डिड द कंपनी अल्टीमेटली विन। आखिरी बैटल में कंपनी जीत पाई अल्टीमेटली, क्योंकि टीपू सुल्तान की यहाँ पे मौत हो गई। अब जो है मैसूर ब्रिटिश के हाथ में है। तो ब्रिटिश ने वहाँ पे जो है हैदर अली के पहले जो राज करे थे वोदियार डायनेस्टी, तो वोदियार के राजाओं को बिठा दिया और उनसे सब्सिडरी अलायंस साइन करवा दी। क्यों? क्योंकि उस राजा को तो इन्होंने ही बिठाया था। ये आप देख सकते हो एक टॉय है। तो ये टॉय पे शेर जो है ब्रिटिश सैनिक को जो है गले पे काट रहा है। ये पीछे से आप देख सकते हो, यहाँ से इस टॉय को जो है चाबी दे सकते हैं। ये ऊपर उठता था, रोर करता था, फिर बाद में जो है इसको ब्रिटिश के सैनिक को काटता था, तब वो ब्रिटिश का सैनिक चिल्लाता था। राजाओं के साथ जो है किस्से कहानियाँ बहुत जुड़े हुए रहती हैं। ऐसे किस्से कहानी जो है टीपू सुल्तान के साथ भी है। टीपू सुल्तान अपने फ्रेंच दोस्त को लेके जंगल में चले गए। वहाँ पे उनका सामना हुआ टाइगर के साथ में। उनकी जो बंदूक थी वो काम नहीं कर रही थी। टाइगर के सामने उनका ड्रैगर भी जो है, खंजर जो है वो गिर गया। टीपू सुल्तान निहत्थे जो है टाइगर से लड़ते रहे, फिर बाद में अपना जो खंजर उठा के आखिरी में टाइगर को मार दिया। और ये किस्सा जो है बहुत फेमस हुआ। उसके बाद में टीपू सुल्तान को टाइटल मिल गया, द टाइगर ऑफ मैसूर करके। वार विथ मराठा, ब्रिटिश ने मराठा के साथ में युद्ध लड़ा। फ्रॉम द लेट 18th सेंचुरी कंपनी ऑल्सो सॉट टू कब द इवेंचुअली डिस्ट्रॉय मराठा पावर। अब मैसूर हो गया, मैसूर तो जो है
ब्रिटिश के अंडर में था। मैसूर के ऊपर में थे मराठा पावर, और मराठा पावर उस टाइम पे जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। लेकिन उनकी जो डिफीट हो गई थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में, उससे जो है मराठा का सपना टूट गया दिल्ली पे राज करने का। और मराठा जो थे, तो मराठा इनके जो सरदार में डिवाइडेड थे। उनके 4 सरदार हुआ करते थे, सिंधिया ऑफ ग्वालियर, होलकर ऑफ इंदौर, गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा और वडोदरा, भोसले ऑफ नागपुर। और इनके चीफ जो थे, चीफ सरदार हुआ करते थे, वो थे पेशवा। तो पेशवा के अंडर में ही अलायंस में रहा करते थे। लेकिन इनके बीच में भी जो आपस में जो है वो खुन्नस का जो है माहौल हुआ करता था, एक दूसरे को ज़्यादा पसंद नहीं किया करते थे ये लोग। मराठा के 2 जो है बहुत पावरफुल स्टेटमैन थे, एक महादजी शिंदे और नाना फडणवीस। नाना फडणवीस जो थे वो पेशवा के अंडर में काम किया करते थे। मराठा वेयर सबड्यू इन अ सीरीज ऑफ वार। इन द फर्स्ट वार दैट एंड इन 1782 विद द ट्रीटी ऑफ सलबई। तो पहला जो वार हुआ था एंग्लो मराठा वार, तो 7 साल चला, उसमें कोई नतीजा नहीं निकला। तो ब्रिटिश ने बहुत चालाकी से, उन्होंने देखा कि उनकी जो है लोन उनके ऊपर बढ़ते जा रहा था और लंबा वार चल रहा है, तो उनके हाथ में कुछ नहीं आया। तो उन्होंने जो है इस वार से जो पीछे ले लिया और कहा जैसा पहले था वैसे। सेकंड वार हुआ, उसमें मराठा को जो है हार का सामना करना पड़ा, और उड़ीसा और नॉर्थ पार्ट ऑफ यमुना, आगरा और दिल्ली जो है ब्रिटिश को देना पड़ा। फाइनली द थर्ड एंग्लो मराठा वार ऑफ 1879-19 क्रश मराठा पावर। थर्ड वार में जो है मराठा को हार का सामना करना पड़ा। पेशवा वॉज रिमूव एंड सेंट टू द बितुर नियर कानपुर विद अ पेंशन। तो जो पेशवा थे, जो चीफ सरदार हुआ करते थे, तो उनको पुणे से हटा के अब कानपुर में भेजा गया। जो पुणे की गद्दी थी वहाँ से हटा के कानपुर भेजा गया और उनको पेंशन पे रख दिया गया कि आपको ब्रिटिश गवर्नमेंट की पेंशन मिलेंगी, उस पर आपको अपनी जो है गुजारा करना पड़ेगा। छोटा सा जो है उनको कानपुर के पास का एरिया दे दिया गया। कंपनी नाउ हैड कंप्लीट कंट्रोल ओवर द टेरिटरी साउथ ऑफ विंध्या। तो जो विंध्या, सातपुड़ा विंध्या माउंटेन से, तो विंध्या के जो नीचे में है, तो साउथ में, तो वहाँ पे अब ब्रिटिश का पूरा जो है कंट्रोल हो गया है। द क्लेम टू पैरामाउंसी, पैरामाउंसी यानी सुप्रीम। तो यहाँ पे जो ब्रिटिश है तो अपने जो है बताना चाहते हैं कि इंडिया में सबसे सुप्रीम पावर वही है। तो याद रखिए, वेलेस्ले सब्सिडरी अलायंस, पैरामाउंसी तो लॉर्ड हेस्टिंग और लॉर्ड वारन हेस्टिंग, ये दोनों अलग अलग पर्सनैलिटी हैं। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द अबाउट डैट फ्रॉम द अर्ली 19th सेंचुरी द कंपनी परस्यूड एंड एग्रेसिव पॉलिसी ऑफ टेरिटरी एक्सपांशन। तो 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग से शुरू हो गया था कि कंपनी जो है टेरिटरी जो है एक्सपांड करने की एग्रेसिव पॉलिसी ले ली थी, हाथ में ले ली थी। तो इस न्यू पॉलिसी को चलाने वाले थे लॉर्ड हेस्टिंग और इसका नाम था पैरामाउंसी। नाउ द कंपनी क्लेम दैट इट्स अथॉरिटी वॉज पैरामाउंट और सुप्रीम, हेंस इट्स पावर वॉज ग्रेटर दैन इंडियन स्टेट। तो कोई भी इंडियन स्टेट से ज़्यादा पावरफुल इन्होंने खुद को बताया यहाँ पे। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इट्स इंटरेस्ट इट वॉज जस्टिफाई इन एनेक्सिंग और थ्रेटनिंग टू एनेक्स एनी इंडियन किंगडम। दिस व्यू कंटिन्यू टू गाइड लेटर ब्रिटिश पॉलिसी एज वेल। तो ब्रिटिश ने जो है अपने आप को सुप्रीम बताते हुए कोई भी दूसरे जो है इंडियन टेरिटरी को एनेक्स करना या उनको डराने का काम किया कि जो हम आपको एनेक्स कर लेंगे या हमारे साथ में सब्सिडरी अलायंस कर लो। दिस प्रोसेस हाउ इट डिड नॉट गो अनचैलेंज। तो इसको भी ऐसा नहीं है कि किसी ने विरोध नहीं किया। इसको जो है स्मॉल स्टेट ऑफ कितूर कर्नाटक का रानी चन्नम्मा ने इसको अपोज किया और ब्रिटिश के खिलाफ लड़ी। फिर बाद में जो है ब्रिटिश को उन्हें 1824 में अरेस्ट कर दिया गया और 1829 में उनकी जो प्रिजन में कैद खाने में मृत्यु हो गई। बट रयाना एक जो गरीब चौकीदार था सिंगोली का कितूर का, तो उसने उनके जो लोगों के साथ मिल के जो है ब्रिटिश के कैंप और रिकॉर्ड को डिस्ट्रॉय किया। बाद में ब्रिटिश ने उसे पकड़ लिया और फांसी की सज़ा दी थी। इन लेट 1830s द ईस्ट इंडिया कंपनी बिकम वरीड अबाउट रशिया। 1830s में ईस्ट इंडिया कंपनी को लगा कि जो रशिया है वो अभी इंडिया पे आक्रमण कर सकता है। उन्हें थोड़ी चिंता होने लगी। जो
वीक पॉइंट था जहाँ से रशिया आक्रमण कर सकता था वो था अफगानिस्तान साइड, सिंध साइड और पाकिस्तान साइड। इट इमेजिन दैट रशिया माइट एक्सपांड अक्रॉस एशिया एंड एंटर इंडिया फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट। Driven by this fear, the British now want to secure their control over the northwest. They fought a prolonged war with Afghanistan between 1838 and 1842 and established indirect company rule there. ब्रिटिश ने जो है अफगान के साथ में 2 वार लड़े। तो पहले वार में जो है उन्होंने वहाँ पे अपना एजेंट को बिठा दिया जो अफगानिस्तान का ही था, उसको राजा बना दिया। लेकिन अफगान जो थे तो बहुत बागी है, विरोधी है। उन्होंने कुछ टाइम के बाद में विरोध करने लगे और जितनी भी आर्मी ब्रिटिश की वहाँ पे स्टेशन थी तो सबको जो है अटैक करते गए और सिर्फ बाद में एक ही आदमी को छोड़ा वापस जो जाके बता सके कि उसके साथ में क्या हुआ। सेकंड वार फिर से हुआ अफगानिस्तान और ब्रिटिश के बीच में। तो फिर से जो है ब्रिटिश ने खुद के जो है एजेंट को बिठा दिया जो अफगानिस्तान का ही था। लेकिन इस बार उन्हें अपना सबक मिल गया था। उन्होंने जो है वहाँ के अफगानिस्तान के जो है रूलर को ऑटोनॉमी दे दी थी। फिर बाद में ब्रिटिश ने सिंध को कैप्चर किया। उसके बाद में नेक्स्ट नंबर था पंजाब का। जब तक कि रंजीत सिंह, महाराज रंजीत सिंह थे तब तक ये कंपनी ने कोई अटैक नहीं किया। लेकिन रंजीत सिंह के डेथ के बाद में 2 प्रोलॉन्गर वार हुए एंड अल्टीमेटली इन 1849 पंजाब वॉज एनेक्स। तो पंजाब को भी ब्रिटिश ने कॉन्केयर कर लिया।